नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका कितना है? 4। इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो क्लास नंबर कितना है? 4 है। पिछले क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो भी नाम था सभी चीज आपको यहाँ पर बता दिए थे कि किस तरीका से इलेक्ट्रॉन का मान निकालना है, किस तरीका से न्यूट्रॉन का और किस तरीका से प्रोटॉन का। इसके बाद उसमें आप लोग का आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार या आइसोमॉर्फ, ये सभी चीज जितना भी था सभी बेसिक सभी आप लोगों को डिटेल्स बता दिए गए थे। इसके बाद आज जो है चालू करते हैं ऑर्बिट का संख्या कैसे निकालेंगे या ऑर्बिट किसको बोलते किसको है, इसको आज देखेंगे। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्षा, इसको आज सबसे पहले हम समझेंगे। इसके बाद सबसेल, जिसको उप कक्षा बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, उसको आज देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट का मतलब हम समझते हैं। कक्षा बोलते हैं किसको? मान के चलिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी हमारे पास एटम्स है। एटम्स के सेंटर पार्ट में क्या होता है? इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके पास क्या रहता है? बाहरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलेट करते हैं। तो जिस भी पार्ट में हमेशा इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करे उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। चाहे मान के चलिए ये जो एटम है, सेंट्रल एटम, इसके पास कितना भी कक्षा हो सकता है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। जितना भी एटॉमिक नंबर जिसका कम रहेगा उसका कम कक्षा बनेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, उसका ऑर्बिट का संख्या ज्यादा होगा। तो जिस जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट बोल सकते हैं या इसको कक्षा बोलेंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसको परिभाषा के साथ हम लिख सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या रहता है? नाभिक होते हैं। लिख सकते हैं परमाणु के केंद्र में हमेशा क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज होता है, ठीक है। चलिए, जिसके बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर इसके अंदर हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो चक्कर लगेंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे या इसको कक्षा बोलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है किसी को तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को हेल्प किया जाएगा। चलिए, इसके बाद ऑर्बिट का संख्या जो होता है इसको हम के एल एम एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? के, कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन। अगर और भी किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसके आगे भी और जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर पूछेगा के जो कक्षा होते हैं वह कहाँ होते हैं, के कक्षा के बारे में अगर पूछेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमेशा कहाँ पर है? सेंटर के पास, मतलब केंद्रक के पास है। तो के कक्षा हमेशा कहाँ रहेगा? केंद्रक के पास होगा, ठीक है। उसी तरीका से मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल एटम्स के पास रहेगा, सेंट्रल ऑर्बिटल के पास रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा? ऊर्जा क्या रहेगा? कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? तो हमेशा क्या होगा? कम रहेगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन के नजदीक में, जैसे कि हमारा ये घर हुआ, घर से बाहर अगर किसी को हम देखेंगे तो हमको तुरंत दिखाई दे देगा। वहीं अगर बोलेगा 1 किलोमीटर तक हमको देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो अच्छा एक माइक्रो लेंस जो होता है उसको यूज किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसको हम देख सकते हैं।
नहीं तो हम नहीं देख सकते। इसके बाद उसमें भी इसको जूम करके हमको देखना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। उसमें हमको कुछ एनर्जी, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके बाद ही हम उसको देखेंगे। वहीं अगर कमरा का बाहर देखना है तो तुरंत देख सकते हैं। इसीलिए केंद्रक के पास से अगर फर्स्ट ऑर्बिटल हमको देखना है तो क्या होगा, एनर्जी हमको कम लगेगा। मतलब जो भी ऑर्बिटल केंद्रक के पास रहेगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब के कक्षा का क्या रहता है, ऊर्जा, इसका ऊर्जा क्या रहता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों। जब जब हम इलेक्ट्रॉन मतलब केंद्रक से हम बाहर की तरफ जाते रहेंगे, बाहरी कक्षा की तरफ जाते रहेंगे, उसका एनर्जी क्या रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन एक इसी तरीके से पूछा गया था कि केंद्रक के पास जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ता है या घटता है, तो उसका ऊर्जा क्या होता है, कम होते जाता है। वहीं जब इलेक्ट्रॉन केंद्रक से दूर भागते जाता है तो उसका ऊर्जा क्या रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्बिट या कक्षा को हम, ऑर्बिट या कक्षा को हम KLMN डॉट डॉट से हम क्या कर सकते हैं, इसको सूचित कर सकते हैं, मतलब इसको दर्शा सकते हैं। बस इतना इसमें याद रखें। चलिए, एक साइंटिस्ट आया था बोरबरी। बोरबरी बताए थे कि अगर हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर देखना है तो वो कुछ एक ट्विस्ट फॉर्मूला को दिए थे। उस फॉर्मूला को यहाँ पर हम लिख देते। उस फॉर्मूला में बताया कि अगर 2n² होगा तो क्या हो जाएगा, हम इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए ऑर्बिट का संख्या अगर पूछेगा के, मतलब कौन सा ऑर्बिट में हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं के का मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कक्षा। एल का मतलब सेकेंड ऑर्बिट या कक्षा। एम का मतलब थर्ड ऑर्बिट या कक्षा। और एन का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। इसमें इसको आगे इसी तरह का बढ़ता जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं बोरबरी साहब क्या बोले थे। बोरबरी बताए थे कि हमेशा 2n² से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ 2n², मतलब कोई भी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बंटवारा होगा, ठीक है, तो किसके साथ जाएगा, 2n² के साथ। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको राइट ऑन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोरबरी ऑर्बिट के अंदर ही बोरबरी बताए थे, इसलिए ऑर्बिट को हम नहीं मिटा रहे हैं। इससे आगे हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, कौन सा साइंटिस्ट आया था, बोरबरी। बोरबरी बोरबरी बताए थे कोई भी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमेशा किसके अनुसार होगा, 2n²। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी कक्षा में इसके साथ जाएगा, 2n² के साथ हमेशा जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिसके साथ हम कोई भी ऑर्बिटल का हम एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इससे निकाल सकते हैं। चलिए, एक चीज यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है, इसको अच्छा देखिए। मान के चलिए हमको दे दिया यहाँ पर के कक्षा। के कक्षा के अंदर हमको अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको बोलेगा निकालने के लिए। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेगा क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम देखते हैं। के कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि हम एन का मान हम मान सकते हैं 1, क्योंकि फर्स्ट कक्षा है। पीछे भी हम आपको बताएं कि एन का मतलब हम 1 मान सकते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर है, फर्स्ट कक्षा का नाम क्या है, के। ठीक है, क्योंकि सूत्र में हमको 2n² दिया है, तो n का मतलब हमको फर्स्ट मानना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कक्षा है। तो यहाँ पर हम 2 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। मतलब फर्स्ट कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। मतलब के जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए,
इसके बाद अगला ऑर्बिटल के अंदर देखते हैं, एल के अंदर देखते हैं। यहाँ पर एल का मतलब एन बराबर कितना हो जाएगा, सेकेंड कक्षा, ठीक है। दूसरा कक्षा में प्रवेश किए, फर्स्ट कक्षा के सेकेंड एल। यहाँ पर फिर हम सूत्र लगाएंगे 2n², जो हमको फॉर्मूला दिया गया था उसी को हम फिर से यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब 2 × 2 के स्क्वायर देंगे तो 2 × 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरीका से आप थर्ड का भी निकाल सकते हैं। थर्ड को निकालने के लिए यहाँ पर के एल एम है थर्ड नंबर, तो एन बराबर हम यहाँ पर थर्ड मानेंगे, ठीक है। थर्ड मानेंगे तो यहाँ पर भी हमको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, 2n², मतलब 2 × 3 के स्क्वायर, 2 × 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो 9 को 2 से गुना तो कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 18। मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिटल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका भी यूज हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है। उसी तरीका से हम फोर्थ ऑर्बिटल का भी हम मान यहाँ निकाल सकते हैं। एन का मतलब एन का हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ ऑर्बिटल, मतलब 2n² यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2 × n² मतलब 4 के स्क्वायर, तो 2 × 16 मतलब 36 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 2 8 18 36, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर 36। उसी तरीका से अगर हमको फिफ्थ ऑर्बिटल का भी देगा तो हम इसी तरीका से 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुना करेंगे, तो मतलब 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज आप लोग को एकदम 1 to 1 आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, इसका मान अगर आप लोग को पता होगा तो आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आगे चल के जो आपको हम बताएंगे संयोजकता, वो इस वाले ट्रिक को हम बताएंगे, इसलिए इसको थोड़ा याद रखें। जो आपको बताए थे कि आगे हम ये चीज बताएंगे, इसको दोस्तों आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, आप लोग दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरीका से आप लोग क्लास लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री ऑनलाइन क्लास है उसको जो है इंफॉर्मेशन सभी को पता चल सके और वो भी इस क्लास का जो है अपना फायदा उठा सके। चलिए, अब बताते हैं इसके बाद इसका अंदर का पार्ट। जैसे ऑर्बिट होता है तो ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है। मान के चलिए एक हमारा घर है, बहुत बड़ा घर बना है, तो घर के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है, उसी को बोलते हैं छोटा छोटा कक्षा बोलते हैं, छोटा छोटा रूम बोलते हैं। उसी तरीका से मान के चलिए ऑर्बिट एक बहुत बड़ा घर है, ठीक है। चलिए पहले इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, उसके बाद इसका आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अच्छा से। चलिए मान के चलिए हमारे पास क्या, हम एक घर का फॉर्मेशन किए, इतना बड़ा घर, ठीक है। समझिए कंसेप्ट क्या, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट या सब सेल का कंसेप्ट क्या चीज है। मान के चलिए हम इतना बड़ा एक घर बनाए, ठीक है, और घर के अंदर क्या है, यहाँ पर भी एक रूम है, यहाँ भी एक रूम है, और यहाँ भी एक रूम है, और यहाँ भी एक रूम है, ठीक है। तो घर क्या है, पूरा एक बड़ा घर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और घर के अंदर जो छोटा छोटा रूम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब सेल या सब ऑर्बिट, कक्षा या उप कक्षा, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, उपकोष या उपकक्षा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कक्षा, उपकोष या उपकक्षा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो आप लोग समझ गए। इस चीज से आप ये भी समझ सकते हैं, मान के चले जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका घर भी बहुत बड़ा होगा, और जिसके पास कम पैसा है, मान के चले इसके पास 10 को पैसा था, 10 रुपया था, अगर मान के चले कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके पास क्या होगा, 2 ही पैसा होगा, इसका कक्षा क्या होगा, इसका घर क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरीका से किसी भी ऑर्बिट के अंदर अलग अलग तरीका से क्या होता है,
उपकक्षा का भी निर्माण होते हैं। और उसका घर छोटा होने के चलते उसके अंदर छोटा छोटा भी कक्षा का निर्माण हो सकता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति ये है, उसके पास 6 रुपया है, इसके पास क्या होगा, 1 रूम कम बनाएगा, उसी के साथ अपना निवेश करेगा। यही चीज होता है। तो चलिए ये चीज तो आप लोग कम से कम समझ गए होंगे। इसके बाद अब जो बताते हैं, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। मान के चलिए कोई भी ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है या सब ऑर्बिट होते हैं, इसी को बोलते हैं सब कक्षा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको बताया था ऑर्बिट होता है, इसी का क्या होता है, सब ऑर्बिट या सब सेल, इसी को बोलता है उप कक्षा या उपकोश। मतलब कक्षा के अंदर जो कंपार्टमेंट होगा, प्रत्येक कक्षा के अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर उप कक्षा होते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, उप कक्षा या उप केंद्र भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आपको बताए थे, मान चलिए किसी के पास 2 रुपया भी है और किसी के पास 10 रुपया भी है। जिसके पास 2 रुपया होगा वो 2 रुपया वाला घर बनाएंगे, जिसके पास 10 रुपया होगा वो 10 रुपया वाला घर बनाएंगे। तो ऑर्बिट या सब ऑर्बिट क्या हो सकता है, अपने अपने साइज के अनुसार वेरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका आकार क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और एक जैसा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इनका आकार क्या होता है, अलग अलग भी होगा, अलग अलग हो सकता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछा गया था कि जो एक सब सेल होता है या सब ऑर्बिट, इसका खोज किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सब ऑर्बिट, इसका डिस्कवरी करने वाला का क्या नाम था, इसका नाम था सोमरफील्ड। हिंदी में भी इसको सोमरफील्ड ही बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये नाम है इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सोमरफील्ड, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा उपकक्षा की संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितना, 4 होता है, मेन रूप से 4 होता है। इसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो टोटल उपकक्षा की संख्या कितना है, 4 होते हैं। कौन कौन है, एक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। जो आदमी 11th 12th अच्छा से खेलेंगे उसको सभी चीज पता हो, एस पी डी एफ, ठीक है। आज इस सब का शेप के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाद कल जो ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। कम से कम आज इतना तक हम आज इसको कवर करते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। इसको आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करके अच्छा से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हेडिंग देना आप लोग को, एस उप कक्षा किसको बोल सकते हैं, क्या चीज, एस उप कक्षा। एस उप कक्षा सभी को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। एस उप कक्षा, पी उप कक्षा, डी उप कक्षा और एफ उप कक्षा, ठीक है। चलिए अगर पूछेगा एस उपकक्षा के बारे में, तो इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप हमेशा गोलीय आकार का होता है। इसका आकार
गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी निर्देशांक ज्यामिति नहीं होता है। और इसमें कोई भी निर्देशांक ज्यामितीय नहीं होता है। ठीक है। एस कक्षा में अगर इसका शेप अगर दे दिया जाए एग्जामिनर तो हमेशा क्या आता है? गोलीय होता है। इस तरीका से होगा। इसमें देख सकते हैं, इसमें कहीं भी एक्स और वाई पर कहीं भी टकरा रहा है, इसलिए इसका साइज कैसा होगा? देख सकते हैं, गोलीय होते हैं। वही पी का अगर साइज पूछेगा कोई, पी का मतलब क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है। इसका आकार डमरू की आकार का होता है। और ये जो होता है, इसका निर्देशांक ज्यामितीय होता है। निर्देशांक ज्यामितीय होता है। मान के चले पी है, इसके पास 3 ऑर्बिटल होता है। कौन कौन? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, डमरू का आकार का मतलब इसका शेप देख सकते हैं, इस टाइप का होता है। मतलब एक्स के तरफ भी है और वाई की तरफ है। इसका किस तरह? एस के तरफ है। इसको बोल सकते हैं पी एक्स। इसी तरफ से इसका एक सिंगल डमरू वाला कैसा होगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ इसको क्या बोल सकता है? पी वाई। और जेड एक्स की तरफ पी जेड। डी कक्षा का होता है दोहरा डमरू की तरह होता है इसका। इसका आकार दोहरा डमरू की तरह होता है। और इसका भी निर्देशांक ज्यामितीय होता है। ठीक है। मतलब इसका ऐसा तो होगा, इसी पे एक डमरू और रहेगा, एक्स वाई। ठीक है। इसका डबल डमरू होता है। उसी तरह इसका ऐप का जो होता है, इसका आकार जो होता है 5 भुजा वाले डमरू का आकार का होता है। इसका आकार 5 भुजा वाले डमरू के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों। इसका भी क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति होते हैं। आप इस तरीका से बना सकते हैं, जेड एक्स वाई। ठीक है। अगर पूछेगा एस उप कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एस उप कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहां पर लिख देंगे। एस उप कक्षा के अंदर ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकेंगे। ठीक है। वहीं अगर पूछेगा पी उप कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। वहीं अगर पूछेगा डी उप कक्षा के अंदर मैक्सिमम कितना रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। वहीं अगर पूछेगा एफ उप कक्षा के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी को डाउट लगता है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट व्यवस्था से आप लोग को हेल्प किया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगले क्लास में यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा दोस्तों बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का लाइट का भी डिस्टर्बेंस हो गया। अगर कहीं कट गया फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप लोग को इसके बाद जो है अगले क्लास में जरूर बताया जाएगा। और अगले क्लास बहुत ही स्पेशलिस्ट लेकर गए, जिसमें ऑर्बिटल्स का नंबर बताएंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन सा एक ऑर्बिट के अंदर कितना ऑर्बिटल्स होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, सभी चीज का आप लोग को नॉलेज देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको भी आप लोग को अगले क्लास में बता दिया जाएगा।
तो वहां तक अगले लेक्चर का आप लोग जरूर इंतजार रहना चाहिए, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे से आप लोग को डिफाइन करवा सके हम लोग। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।